दोस्तों आज 24 दिसंबर है और आइए इस मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर चर्चा कर लें। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है भारतीय शिक्षाविद को जिन्हें अ, भूटान में पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। तो इस बारे में बात करते हैं। भूटान तथा ओमान में चूंकि भूटान ने तो सम्मानित किया ही, ओमान में भी स्कूल खोलने स्थापित करने वाले अरुण कपूर, नाम इंपॉर्टेंट है, अरुण कपूर। तो ये भूटान तथा ओमान में इन्होंने स्कूल स्थापित किया है। इसके अलावा भारत में ऑब्वियस है कि उन्होंने स्कूल स्थापित किया ही है। तो भूटान तथा ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले अरुण कपूर को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस, कब 117वें राष्ट्रीय भूटानी दिवस समारोह में बुरा मार्ग, लाल दुपट्टा एवं पतंग औपचारिक तलवार से सम्मानित किया। तो भूटान के सम्मान बुरा मार्ग, लाल दुपट्टा और पतंग औपचारिक तलवार से किसे सम्मानित किया गया? किस भारतीय को सम्मानित किया गया? अरुण कपूर को। अरुण कपूर किस सम्मान सम्मानित किया गया? तो बुरा मार्ग और पतंग, लाल दुपट्टा और औपचारिक तलवार से। ये इंपॉर्टेंट है, किस सम्मान का नाम इंपॉर्टेंट है। यह सम्मान शायद ही गैर भूटानी निवासियों को दिया जाता है। रेयरली किसी भूटान के नागरिक को दिया जाता है ये सम्मान। बुरा मार्ग, लाल दुपट्टा और पतंग औपचारिक तलवार का जो सम्मान है वो भूटान से बाहर किसी व्यक्ति को बहुत कम, रेयरली दिया जाता है, इसलिए ये सम्मान इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही श्री कपूर को भूटान का सम्मान दासो, तो इन दोनों के साथ दासो सम्मान दिया गया, दासो की उपाधि दी गई, दासो की उपाधि दी गई जो वरिष्ठ अधिकारियों, भूटान के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो यहां हम लोग जाने कि भूटान, ओमान, भारत में स्कूल स्थापित करने वाले अरुण कपूर को भूटान में बुरा मार्ग यानी लाल दुपट्टा और पतंग यानी औपचारिक तलवार के सम्मानित किया गया। उन्हें दासो की उपाधि दी गई जो कि रेयरली भूटान से बाहर के किसी नागरिक को दिया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं। श्री अरुण कपूर को इससे पहले द रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना, किस लिए द रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना श्री अरुण कपूर ने ही की है, और भूटान बैकलॉरिएट शैक्षिक प्रणाली विकसित करने में उनके काम के लिए, योगदान के लिए 2019 में ड्रुप थुक्से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, भूटान बैकलॉरिएट शैक्षणिक प्रणाली विकसित करने में उनके काम के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया? ड्रुप थुक्से पुरस्कार दिया गया, 2019 में दिया गया। और उन्होंने द रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना भी की है। इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2020 तक दिल्ली के प्रसिद्ध वसंत वैली स्कूल का नेतृत्व 29 वर्षों तक किया। तो दोस्तों ये था श्री अरुण कपूर शिक्षाविद के बारे में जिन्हें भूटान ने सम्मानित किया है, और रेयरली किसी बाहरी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है जो श्री अरुण कपूर को दिया गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये वर्ल्ड का है, भारत का नहीं है। याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस से अलग है, ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके योगदान को मान्यता देना और प्रवासी मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का थीम है प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का थीम है प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य भी जान सकते हैं हम लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। इसका थीम था प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल में कैंसर के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है? किस देश ने हाल ही में कैंसर के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है? तो रूस ने। रूस को हम लोग सुनते हैं रूस यूक्रेन वार के बारे में, या ब्रिक्स समिट का जो ये आयोजन किया गया उसके बारे में, लेकिन अब वहां के जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है उसने दावा किया है कि उसने कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार किया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई क्रपिन ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। mRNA वैक्सीन जो है, mRNA किस तरह की वैक्सीन? तो mRNA वैक्सीन, mRNA की पॉइंट हो गया यहाँ पर। इसे वर्ष 2025 से रूस के मरीजों को मुफ्त दिया जाएगा, और इसके बाद कहा गया है कि रूस के मरीजों को देने के पश्चात इसे मित्र देशों के मरीजों को भी मुफ्त या लगभग बहुत कम पैसा लेकर, बहुत कम राशि में उपलब्ध कराया जाएगा मित्र देशों को भी। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है, ये आंद्रेई क्रपिन ने दावा किया है। आंद्रेई क्रपिन के अनुसार वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। हालांकि रूस द्वारा इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दिया गया है कि इसका नाम क्या है और ये किस प्रकार जो ट्यूमर को रोकने में किस प्रकार मदद करता है, इसका फंक्शन क्या है वैक्सीन का, ये सब नहीं दिया गया है। सिर्फ बताया गया है कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। इसे प्रारंभ में 2025 में अगले साल रूस के मरीजों को मुफ्त में दिया जाएगा, और उसके अगले साल या उसके बाद मित्र देशों के मरीजों को मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले साल जनवरी में जो खो खो विश्व कप दिल्ली में आयोजित हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है? तो खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फिल्म अभिनेता सलमान खान को। खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये पहला खो खो विश्व कप है, इसका आयोजन दिल्ली में होगा। मेजबान भारत 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे पहले खो खो विश्व कप का उद्घाटन मैच अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, और ये 13 जनवरी 2025 से एक सप्ताह का आयोजन है जो कि दिल्ली में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 21 देशों की पुरुष टीम तथा 20 देशों की महिला टीमें भाग लेंगी, और जैसा बता चुके हैं कि इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान का बनाया गया है, और आयोजकों की तरफ से घोषणा की गई है कि इसमें जो है एंट्री फ्री रहेगी, ताकि आगामी पीढ़ी के जो खिलाड़ी हैं इससे प्रेरित हो सके और विश्व कप का आनंद ले सके और प्रेरणा ले सके, और यहाँ तक कि बच्चों को और रियायतें और सुविधाएं भी इसमें दी जाएंगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा द बेस्ट पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो पुरुष खिलाड़ी भी चुना गया है, महिला खिलाड़ी भी चुना गया। तो फीफा द बेस्ट पुरस्कार में, फीफा द बेस्ट पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो विनीसियस जूनियर को। रियल मैड्रिड के स्टार विनीसियस जूनियर को फीफा द बेस्ट पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, जबकि बार्सिलोना की एताना बोनमाती, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, बार्सिलोना एफसी डब्ल्यू विमेंस की एताना बोनमाती को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। रियल मैड्रिड के स्टार विनीसियस जूनियर को फीफा द बेस्ट पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, जबकि बार्सिलोना की एताना बोनमाती को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। तो इस बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि जो बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया था उसमें एताना बोनमाती ने तो सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब जीता था, लेकिन विनीसियस जूनियर ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार नहीं जीता था। 24 साल के विनीसियस जूनियर को पछाड़कर अक्टूबर में मैनचेस्टर सिटी के रॉड्री ने बैलन डियोर का पुरस्कार जीता था। इसके बारे में हम लोग पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मैनचेस्टर सिटी के रॉड्री ने बैलन डियोर का पुरस्कार जीता था। इसके विरोध में रियल मैड्रिड टीम, और जाहिर है रियल मैड्रिड टीम और उसके साथ विनीसियस ने भी बैलन डियोर सेरेमनी
का बहिष्कार किया था, इसमें भाग नहीं लिया था। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि रियल मैड्रिड किस टीम ने बैलन डियर सेरेमनी का बहिष्कार किया था? तो रियल मैड्रिड टीम ने बैलन डियर का ये समारोह का सेरेमनी का बहिष्कार किया था, क्योंकि विनीसियस जूनियर को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष फुटबॉलर का खिताब नहीं दिया गया था, इसलिए उसने इस सेरेमनी का बहिष्कार किया था। लेकिन इस बार ब्राजील के, तो विनीसियस जूनियर किस देश के हैं? ब्राजील के। विनीसियस ने रॉड्री को 5 अंकों से पछाड़ दिया। वहीं स्पेन की मिडफील्डर एताना बोनमाती ने लगातार 2 साल बैलन डियर पुरस्कार जीतने के बाद यह खिताब जीता। मतलब एताना बोनमाती निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ, अभी अभी के समय में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर है, क्योंकि उन्हें बैलन डियर भी मिला और फीफा के द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब भी दिया गया। और ये बार्सिलोना एफसी की तरफ से खेलती हैं, मिडफील्ड में खेलती हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग मिडफील्डर है, जिन्हें हम अधिकांश गोल करते हुए भी देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैज्ञानिकों ने मोटापे के प्रबंधन के लिए दवाओं के किस वर्ग को मंजूरी दी है? तो GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने मोटापे के प्रबंधन के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के नए वर्ग को मंजूरी दी है। यह मतलब GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट भूख और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन की नकल करता है। GLP-1 एगोनिस्ट रिसेप्टर के नए वर्ग में सेमाग्लूटाइड तथा टिरजेपेटाइड शामिल है। GLP-1 एगोनिस्ट रिसेप्टर के नए वर्ग में सेमाग्लूटाइड तथा टिरजेपेटाइड शामिल है, जो मोटापे, बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 से अधिक या अधिक वजन BMI 27 से 30 के बीच वाले व्यक्ति को दी जा सकती है। GLP-1 एगोनिस्ट रिसेप्टर के नए वर्ग में सेमाग्लूटाइड तथा टिरजेपेटाइड शामिल है, जो मोटापे, बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 से अधिक या अधिक वजन BMI 27 से 30 के बीच वाले व्यक्ति को दी जा सकती है। तो इससे ये पता चलता है कि मोटापे की श्रेणी में कौन व्यक्ति आते हैं? तो जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक होता है, BMI 30 से अधिक होता है। अधिक वजन वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? तो अधिक वजन वाले व्यक्ति जिनका बॉडी मास इंडेक्स 27 से 30 के बीच में होता है, वो अधिक वजन की श्रेणी में आते हैं, और अगर 30 से अधिक हो जाता है तो मोटापे की श्रेणी में आते हैं। अब जो क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैज्ञानिकों ने मोटापे के प्रबंधन के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के नए वर्ग को मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किस टीम ने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता? मुंबई ने जीता। यह मुंबई का दूसरा खिताबी जीत है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। यह मुंबई की दूसरी खिताबी जीत है। इससे पहले मुंबई 2022 में पहली बार विजेता बना था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो भारत का डोमेस्टिक T20 ट्रॉफी है। डोमेस्टिक T20 ट्रॉफी है और मुंबई ने इसे दूसरी बार जीता। मुंबई टीम का कप्तानी किसने किया? तो सूरज कुमार यादव ने किया। ये भारत के भी T20 कैप्टन है। और फाइनल में किसे हराया? मध्य प्रदेश को हराया। मध्य प्रदेश का कप्तानी कर रहे थे रजत पाटीदार, और इन्होंने अर्धशतक भी लगाया था फाइनल में, लेकिन अंत में मुंबई की टीम मध्य प्रदेश को हराने में सफल रही। आज का नेक्स्ट पॉइंट है, और ये अंतिम पॉइंट है, 8वां पॉइंट है आज का, जो अंतरिक्ष से संबंधित है। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म
परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण किया। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 L फॉर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के लिए इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इंजन है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के लिए इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इंजन है। CE-20 इंजन के शामिल होने से अतिरिक्त प्रणोदक लोडिंग के साथ LMV-3 की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि CE-20 इंजन के शामिल होने से LMV-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 की पेलोड क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? तो 450 किलो तक बढ़ जाएगी। यह इंजन अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है और अंतरिक्ष में बहुत अधिक पेलोड द्रव्यमान उठा सकता है। CE-20 इंजनों के प्रमुख संशोधनों में 3D मुद्रित LOX लिक्विड ऑक्सीजन और LH2 लिक्विड हाइड्रोजन टरबाइन एग्जॉस्ट केसिंग और थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व शामिल हैं। CE-20 इंजनों के प्रमुख संशोधनों में 3D मुद्रित LOX लिक्विड ऑक्सीजन और LH2 लिक्विड हाइड्रोजन टरबाइन एग्जॉस्ट केसिंग और थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व TC भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि क्रायोजेनिक इंजन ईंधन के रूप में -265 डिग्री सेल्सियस -265 डिग्री सेल्सियस पर तरल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में -240 डिग्री सेल्सियस 240 डिग्री सेल्सियस पर तरल ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल साइंस में भी पूछ सकता है और इसके अलावे इसका यूज हम लोग मेंस के एग्जाम में साइंस एंड टेक में भी बहुत बार जब अंतरिक्ष के बारे में बात करते हैं, लिखते हैं तो कर सकते हैं। ये है कि क्रायोजेनिक इंजन ईंधन के रूप में -265 डिग्री सेल्सियस पर तरल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में -240 डिग्री सेल्सियस पर तरल ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। ऑक्सीकारक -240 डिग्री सेल्सियस तरल ऑक्सीजन, ईंधन -265 डिग्री सेल्सियस तरल हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये थे आज के 8 क्वेश्चन जो मेरे द्वारा चुने गए हैं। इस मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो उम्मीद है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक यू।